नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं अधिक काले धन की राशि हिंदुस्तान के बिजनेस हाउसेज ने भारतीय जनता पार्टी को दी है और इस धनराशि का इस्तेमाल विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में कथित तौर पर किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेता और विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण शुक्रवार का है, जब पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में गए। इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी में गए। वो इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यसभा के सांसद तो 6 बार रहे हैं। उनके साथ कई पूर्व विधायक और एनएचवाई के नेता भी गए। साल 2020 के मार्च महीने में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायक मित्रों के साथ या सपोर्टर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन सवाल यही है कि इन कांग्रेसी नेताओं का जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति या हालात हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो शुरुआत ये जो जीतू पटवारी ने कहा है उनकी मैं एग्जैक्ट अगर कोट अनकोट कहूं तो वो कह रहे हैं कि जो लोग स्विस बैंक के खातों को ओपन करने के प्रॉमिस पर सरकार में आए थे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों की जानकारी छुपाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दबाव में या उनके ऑर्डर के बाद जब वो जानकारी बाहर आई तो उसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी को बहुत पैसा दिया गया और उनका ये कहना है कि इससे कहीं अधिक मात्रा में काला धन जो है बीजेपी को इन इंडस्ट्रियल हाउसेज ने दिया। ये आरोप है, उसका कोई उन्होंने तथ्य नहीं दिया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इस बात में कोई दम लगता है आपको? देखिए, अब ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। अदरवाइज क्यों बड़े बड़े नेता अचानक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे या कोई और दल छोड़ के चले जाएंगे, या जाते हैं छोड़ के नीतीश कुमार की तरह फिर लौट आते हैं, जाते हैं फिर लौट आते हैं। तो कोई ना कोई तो बात है। वो चीज जो हमें और आपको नहीं मालूम है या समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें अंदाज अगर लगाएं या एक तरह से जिसको कहते हैं कि मूल्यांकन करें, तो लक्ष्मी जी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है भाई। या तो किसी की उंगली दबी है, किसी ने चोरी की है, किसी को जेल जाना है। ऐसे बहुत आए हैं, जैसे कि 70,000 करोड़ के आरोपी, फ्रॉड के आरोपी अजित पवार आज बीजेपी के साथ हैं। एकनाथ शिंदे जिसके खिलाफ जांच हो रही थी, वो उसने पार्टी तोड़ी, वो बीजेपी के साथ है। हर राज्य में तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट आई है सर, इसमें भी यही साबित हो रहा है कि रेड पड़ी, इनकम टैक्स किया, ईडी की, उसके बाद बॉन्ड ले लिए उन्होंने। ये तो सिर्फ वो हुआ कि जैसे एक मोहल्ले में एक गुंडा पहले वो लठ फहराता, घुमाता और उसके बाद वो प्रोटेक्शन के नाम पे पैसे लेता। तो ये शुद्ध अगर देखें भारतीय और हिंदी भाषा में कहें तो पहले भाईगिरी की, सबको धमकाया, सबके किसी को पीटा, किसी के बर्तन तोड़ दिए, किसी के घर में आग लगा दी, और उसके बाद जब फिक्स हो गया पैसा मिलेगा तो उधर से पैसा आया और इधर से बदले में उनको काम दिया। अब चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को देख लीजिए जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, या फिर फार्मा कंपनियों को देख लीजिए, या ऐसी कंपनियां जिनका कोई उतनी हैसियत नहीं है, वो भी सब ऐसी हैं जिन्होंने खरीदा है। तो वही एक दिन छापा, दूसरे दिन बॉन्ड, तीसरे दिन संरक्षण। तो ये साफ दिख रहा है कि जो अपने यहां होता है, जिसको कहते थे ना, मुंबई में हफ्ता वसूली फिल्मों में देखी थी, देश इस वक्त, पूरा देश ये देख रहा है कि सच में हफ्ता वसूली, और वो भी सत्तारूढ़ दल। अच्छा सर, कैसे कर सकता है, कैसे कर रहा है? अच्छा सर, ये तो हुआ एक तरफ। दूसरा पहलू ये कि जो कांग्रेसी नेता, जैसे सुरेश पचौरी जी की पहले बात कर लें, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। जो कुछ भी ऑफर किया जा सकता था कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ऑफर किया, अब वो चले गए। अब एक क्या कारण रहा, पहला सवाल आपसे, और दूसरा ये कि उनकी वहां क्या स्थिति है, क्योंकि एक फोटोग्राफ अभी आ रहा है कि वो तीसरी पंक्ति में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो सुरेश पचौरी जी ने जब बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी दफ्तर में उनका पहला जो भाषण था, तो उन्होंने सारी चीज राम पर डाली, राम मंदिर की बात की और बताया कि कैसे राजीव गांधी ने
मंदिर का ताला खुलवाया था, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, सारी तारीखें बताई, चिट्ठियों की बात और उनका क्या रोल था उसमें, सारी बात बताई। और प्रस्ताव ठुकराए जाने की वजह से निमंत्रण राम मंदिर का, तो सवाल ये भी उठता है कि 22 जनवरी से मार्च तक इंतजार, अगर आत्मा राम के नाम पे इतनी दुखी हुई थी तो तत्काल फैसला करना चाहिए था। लेकिन अब ये व्यक्तिगत मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अन्य नेताओं की तुलना में देखें तो सुरेश पचौरी काफी दिनों से हाशिए पर थे। पर्टिकुलरली उनको भाई 2007, 8, 9 तक वो जब अध्यक्ष रहे और उनके समय में 2 चुनाव हुए, अच्छा किया। लेकिन उसके बाद लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी जब आई 18 के बाद, पहले भी तो उनकी उपेक्षा हुई, ऐसा वो कह रहे हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि जब वो गए हैं तो उनके साथ उनकी बड़ी टीम नहीं गई है, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जिनका नाम है। तो अब ये सुरेश पचौरी क्या हासिल करेंगे, उनने क्या समझौता किया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये नहीं दिख रहा कि उनकी फैक्ट्री चल रही है या उनका कारोबार है या उनका वो है। ईडी रेड भी नहीं है, ईडी रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसा कोई ओपन धंधा भी नहीं है जैसे अन्य नेताओं के हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या डील क्या हुई है और क्या समझौता हुआ, या सिर्फ आत्मसम्मान की वजह से गए हैं। तो जब ये सवाल आता है तो फिर जो आपने बात की, वो तस्वीर आई कि जब आप वहां गए, यहां तो प्रथम पंक्ति पे आपको जगह मिलती थी, और वहां जिस दिन शामिल हो रहे थे जी, उस दिन भी एक वीडियो आया था जिसमें उनके नाम की कुर्सी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है, तो बाद में वो निकल रहे थे, रोका गया। तो ये जो चीज है, इससे एक चीज तो लग रही है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से जा रहे हैं, पर जिस लिए जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक ही कि जितने से ज्यादा लोगों को निकाल सको पार्टी से, उनको निकाल लो। आप अपने यहां निकाल के डाल तो डस्टबिन में ही रहे। अच्छा, जैसे सर पंकज संघवी आज गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। पंकज संघवी कहा जाता है कि वो दिग्विजय सिंह के करीबी थे। ट्रेजर आइलैंड केस में उनका नाम था, दिग्विजय सिंह का भी उस केस में नाम था। नहीं, पंकज संघवी दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाए या ना माने जाए, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मनोज कुमार श्रीवास्तव इंदौर के कलेक्टर थे, तो उन्होंने एक बिल्डिंग धराशायी की थी और बड़ा नाम हुआ था, वो संघवीज की थी। इनके बड़े भाई सुरेंद्र संघवी और पंकज संघवी एक अखबार के भी मालिक हैं, तो वो बहुत बड़ा वो आया था। और ये अभी इनके ऊपर मुकदमे हैं, अरेस्ट भी हुए थे इनके भाई, जेल भी गए। वो डर भी है, वो और इनका मेन कारोबार जमीनों का कारोबार है जी। तो इनके लिए तो सबसे बड़ा वो है कि प्रोटेक्शन मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। सच बात तो और कुछ नहीं, क्योंकि कद बहुत बड़ा नहीं था, चूंकि पैसे वाले थे, चुनाव लड़ने का मौका मिल गया जी, तो नाम हो गया पंकज संघवी, क्योंकि पैसा साथ में था अपना। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है, कारोबारी कोई ऐसा काम सोशल वर्क या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पंकज संघवी को इंदौर के बाहर अगर आप बात कर लो तो आम आदमी नहीं जानते कि कांग्रेस के नेता है। तो वो मूल बात है, उनका आर्थिक हितों का संरक्षण होना है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। सर एक नेता है जिनको रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी में मिली है, जो दिखती है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो यहां से अपनी टर्म्स में गए, पहले राज्यसभा में गए, फिर उनको यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया गया और उनको आरएसएस के भी नजदीक वो जाते हुए दिखे। एक कारण उसमें ये बताया जाता है कि उनकी दादी मां ने महल के 2 दरवाजे कर दिए थे, 2 हिस्से कर दिए थे, एक संघ के लिए खोल दिया था जबकि दूसरा कांग्रेस के लिए खुला हुआ था। तो क्या उनकी जो लीनेज है, जिस खानदान से वो आते हैं, इस वजह से उनको वहां रिस्पेक्ट मिल रही है, या वो जो टेबल पर उन्होंने सरकार लाके दी है उस वजह से वो रिस्पेक्ट है? अगर आप कुछ करके लाओगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हेमेंद्र जी, सबसे मतलब ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि दुनिया को ये दिखा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य थी, उन्होंने बहुत कुछ दिया था। और उनकी 2 बेटियां यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे इस पार्टी में थी। यशोधरा मध्य प्रदेश में मंत्री रही, वसुंधरा राजस्थान में मुख्यमंत्री रही। दोनों ने मतलब दोनों बेटियों ने और मां ने काफी, लेकिन जब तक आप याद करो कि सिंधियाज पर आरोप 2018 में वो जो बाई इलेक्शन हुआ था 18 में या 17 में,
सत्यदेव कटारे वाला, तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया खानदान की गद्दारी का मुद्दा उठाया था। और तब उनकी कैबिनेट की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बहुत दुख व्यक्त किया था। बाद में उनकी एक बैरागढ़ में एक सम्मेलन था बीजेपी का, उसमें राजमाता की तस्वीर नहीं थी, तो विजय राजे नाराज होकर निकल आई। अब आप यहां देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद भी मिल गया, सब कुछ हो गया, और उनकी दोनों बुआएं आज सक्रिय राजनीति से बाहर हो गई। तो ये कहना कि उनकी लीगेसी, उनकी दादी मां, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुद्ध राजनीतिक डील हुई है। ये गए, एक सरकार लेके गए, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये कहा गया कि राजमाता का नाती है, ग्रैंडसन है, तो डीएनए वही है, पर अगर इनका डीएनए है, ये तो नेक्स्ट जनरेशन है, तो दोनों बेटियां तो राजमाता की कोख से पैदा हुई थी, आज उनको क्यों बाहर किया गया है? तो ये शुद्ध डील है और कन्वीनियंस की राजनीति, जहां से फायदा होगा। और इसके पीछे ये है कि उनकी ससुराल गुजरात में है, तो पूरी तरह से घेरा गया, दिखाया ये गया कि सिंधिया राजमाता की लीगेसी या उनका उत्तराधिकारी, लेकिन जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे दोनों को बाहर कर दिया और इनको आगे लाए। और अभी भी जो कलेवर, जो तेवर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्च 2020 से पहले हुआ करते थे, वो अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये शुद्ध और शुद्ध डील है, किसी का कोई नहीं। अब सब भूल गए राजमाता की लेगेसी या उनकी बेटियों का, लेकिन बस सिंधिया, चूंकि सरनेम सिंधिया है तो इनका इस्तेमाल होना है, इसलिए उनको लिया। मेरा फाइनल सवाल सर इस शो का आज का, कि क्या देख रहे हैं आपके, अभी चुनाव सर पर हैं, कल डिक्लेयर हो जाएंगे, ये आना जाना तो क्या, सिर्फ जाना कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये चला रहेगा या इसमें कहीं रोक लगेगी? नहीं, ये नहीं रुकेगा। अभी तो घेर के लाते रहेंगे, लाएंगे, करते रहेंगे। कहीं भागीरथ प्रसाद टाइप केसेस भी फिर से हो सकते अभी होंगे, ऐसा भी होगा कि टिकट किसी और ने दिया और सिंबल किसी और का लिया, ये भी होगा। और जो बात जीतू पटवारी ने कही है, हालांकि वो तथ्य नहीं है, सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एविडेंस स्टेटमेंट है, तो हम उनकी बात को माने तो ये उन्हें पता है अंदर की बात कि क्या होने वाला है, क्योंकि पैसा तो आया है। पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो कंट्री में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से तवांग तक जो चल रही है, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह अचानक एक ही तरफ क्यों? इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या हो गया अचानक? क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वो रिटायर्ड आईएएस, वो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जैसे संघ के अनुसांगिक संगठन बहुत सारे थे, बीजेपी के दो ही थे, एक उनका एबीवीपी और दूसरा उनका यूथ या महिला विंग। अब उनके ईडी, सीबीआई और ये आईबी, ये सारे जो हो गए हैं, तो जब बीजेपी का परिवार बढ़ा है दिल्ली में सरकार आने के बाद, वाजपेयी जी की सरकार के समय ये नहीं था, मोदी की सरकार के आने के बाद, इसलिए वो सब लोग जिन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, कोई अपना राजनीतिक भविष्य कोई नहीं देख रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा अगर असम का मुख्यमंत्री है तो सिर्फ इसलिए है कि उसकी वजह से बीजेपी की सरकार है, कल अगर ये उसे हटा दें बीजेपी चली जाएगी बाहर। तो ये जो चीज है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के समझौते बीजेपी कर रही है, और जिनको ला रही है उनको इस्तेमाल भर कर रही है। अन्यथा आप देखिए मोदी कैबिनेट में आईएएस अफसर, आईएफएस अफसर बहुत एक्टिव हैं, वही सब काम कर रहे हैं, सारे चेहरे उनके दिख रहे हैं, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, बाकी मंत्री कहाँ हैं? तो सिर्फ, और क्योंकि आईएएस की आदत होती है यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, तो ना उन्हें सुनने की आदत है। ये जो हो रहा है, ये सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी में कहीं और कुछ नहीं है, बाकी सबको घेर के लाओ, बाड़े में बंद कर दो, कांग्रेस का घर खाली है, बाकी कोई नहीं बचा। जिन नीतीश कुमार को आप और हम कहते थे प्रधानमंत्री का विकल्प हो सकते हैं, वो नीतीश कुमार आज कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जीभ निकाल के ऐसे लाचारी में भाषण दे रहे हैं। इसकी वजह तो है, इतने एक्सपर्ट तो मोदी और अमित शाह हैं कि उन्होंने सबको जो है, भले ही सीबीआई या ईडी या कोई और हो, लेकिन सब उनकी ट्यून पे नाच तो रहे हैं। तो ये आखिरी नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये सिलसिला, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लगातार चलता रहेगा चुनावों तक। और जो जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि ये जो पैसा कथित तौर पर
बिजनेस हाउसेज ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसका इस्तेमाल नेताओं की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका आने वाले दिनों में उनका उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका डर भी छिपा हो सकता है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।